हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है नॉलेज हब 3443 चैनल पर। आप लोग का हम यूथ पब्लिकेशन के जो साइंस का सीरीज चला रहे हैं उसमें भी खास करके बायोलॉजी टॉपिक से, जहाँ से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में मेजर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। चलिए, इसमें हम पिछले 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 तक करवा चुके हैं और आज हम 32 से आगे तक करवाएंगे। इसीलिए जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पीछे का वीडियो देख लो। बहुत ही शानदार तरीके, अच्छे तरीके से बताया गया रिवीजन के दृष्टिकोण से। इसलिए जो लोग रिवीजन वैसे नहीं कर पाते हैं इसे आराम से कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं। उस दिन होमवर्क भी दिए थे, ठीक। इसका देखते हैं क्या जवाब आता है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप कोषों में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान क्या होते हैं? जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग के देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल गलत है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए, इसका व्याख्या नीचे देख लेते हैं। यानी क्या होता है? अर्धसूत्रण जो होता है 2 चरण में होता है। 2 चरण कौन कौन होता है? अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्रण 2, यानी 2 चरण में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोष में जो है ना गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी नहीं हो जाती, इसमें आधे आधे रह जाती हैं। और अर्धसूत्रण के जनक कोषों के जीन जो परिणामी कोष में मिश्रित हो जाते हैं। अगला, जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मन के उत्पादन के लिए होता है, जो कि ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सत्य है और पहला भी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, वो अगला क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है ना? हाँ, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका आप लोग ऑप्शन में देखिएगा। एक सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियस और ऑप्शन डी नाभिक। इसका आंसर आ जाएगा, कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आ जाएगा नाभिक आ जाएगा, ठीक। और इसका वो आप लोग व्याख्या नीचे देख सकते हैं, जो कि व्याख्या में कुछ खास है नहीं। वही है, मतलब डीएनए के, नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है, बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग, कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? एक अंतःस्रावी नाभिक होता है, गोल्जी का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग, जो कि नाभिक आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन कारखाना, यहाँ कहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर आ जाएगा राइबोसोम, ठीक। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे लाइसोसोम, लाइसोसोम को तो आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। चलिए, अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? यानी कौन सा कोशिकांग है जो केवल पशु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? कहने का मतलब क्या है? द्वितीय जगत में वर्गीकृत किया गया, एक पशु जगत एक जंतु जगत में किया गया उनके अनुसार। तो यानी केवल पशु जगत में है लेकिन पादप जगत में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम और ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। इसका राइट आंसर आ जाएगा कौन है? केवल पशु कोशिका को लाइसोसोम, लाइसोसोम जो कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए वो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा लाइसोसोम। चलिए, इसका व्याख्या नीचे देख लेते हैं।
क्या है। एक चीज़ और नीचे पीछे पड़ा है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, वो तो होगा ही, उसमें तो कोई चेंज नहीं। ठीक, आगे देख लेते हैं। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिका में मुख्यतः पाया जाता है, मुख्य रूप से ये जंतु की कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज 1955 में किया था डी हुवे। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे लाइसोसोम की खोज किसने किया था। लाइसोसोम की खोज डी हुवे ने की। कब? 1955 में किया। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी हुवे ने किया था 1955 में। लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका प्रमुख कार्य जो होता है, कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ को पाचन करना, वही लाइसोसोम का कार्य होता है। भोजन की कमी में लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इस कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका, अंग, उत्तक और नाभिक। यानी जीवन के मूलभूत इकाई इसका आंसर आ जाएगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई आ जाएगा कोशिका। नाभिक तो जानबे करते हैं, नाभिक के अंदर जो कि सबसे बड़ा मानव शरीर में पाया जाने वाला कोशिकांग है, और जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं नीचे। और कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने की थी। और उसी के बारे में चलिए नीचे में व्याख्या देख लेते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है? सेल यानी कोशिका कहा जाता है। इसके बाद सेल यानी कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में क्या था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक जो क्या था, कॉर्क सेल यानी जीवित कोशिका नहीं, मृत कोशिका की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम के अंदर प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम के अंदर। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगा। एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ और पूछे जाती, जैसे कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? कोशिका में केंद्रक की खोज या नाभिक की खोज किसने किया? इसका आंसर आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। अगर डेट नहीं याद रख सकते हैं, कम से कम जो खोज करने वाला है उसका नाम भी आप लोग जरूर याद रखिए। जैसे कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। इससे पहले बताए हैं लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी हुवे ने किया। और इससे पहले एक और चीज़ बताए हैं, कोशिका यानी सेल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। इसमें एक चीज़ और बताए हैं, जो कि मृत कॉर्क होता है ना, उससे वो खोज किया था। यानी एक पॉइंट याद रख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था डी हुवे ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था कि लाइसोसोम का खोज? इस प्रकार लाइसोसोम की खोज जो कि रॉबर्ट डुवे ने किया था। डुवे यहाँ पीछे देख सकते हैं, मतलब लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने किया था। और यहाँ पर कोशिका के नाभिक की खोज के बारे में आप लोग रॉबर्ट ब्राउन को याद रखिएगा, और कोशिका की खोज के लिए रॉबर्ट हुक को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए, अगर शरीर में कहीं चोट लगा है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल के विभाजन किया जाता है? केवल ऑप्शन नंबर ए केवल समसूत्रण, केवल अधिसूत्रण, माइटोसिस और मायोसिस, और नो तो समसूत्रण और नो ही अर्धसूत्रण। तो यानी शरीर में कहीं भी चोट लगता है तो उसकी मरम्मत के लिए, यानी जो भी वहाँ का टिश्यू तक मर गया है उसको मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन होता है? इसका आंसर आ जाएगा केवल और केवल समसूत्रण सेल विभाजन होता है। चलिए इसका व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या कुछ नहीं, बस वही है जो पीछे पड़े है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का ही प्रयोग किया जाता है। इसे प्रोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृ कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिका बनाता है। आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो फॉल्स है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां हैं, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। अगला हम बता रहे हैं इस नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पशु के भीतर की सबसे बड़ी कोशिका
पशु के भीतर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? पशु के भीतर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? एक ओस्टोसाइट्स, न्यूरॉन, क्रोमेटोस्फेर और लिम्फ कोशिका। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड आप, हाँ चलिए आगे बताते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा न्यूरॉन, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होते हैं, न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, चलिए इसका कोई व्याख्या उतना कोई खास नहीं है, पढ़ने का नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहता है हम खुद पढ़ के आप लोग को बता देते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? कोशिका में, एक सेल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शैवाल पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जल आ जाएगा। मतलब कि एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? तो अधिक से अधिक मात्रा में जल पाए जाते हैं। ठीक, और क्या है? और एक चीज़ आप लोग यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, हाँ, कोशिका के भीतर जैसे क्या चीज़ें पाए जाते हैं? केंद्रक एवं केंद्रिका, जीव द्रव, कोशिका, स्राव सूत्र, अंतर्द्रव जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम और लवक, ये सभी पाए जाते हैं कोशिका के भीतर। और इसमें जो अभी जो जल पढ़ाए हैं, जीव द्रव में अगर इसके मात्रा में चलेंगे, सिर्फ वाटर की मात्रा, जल की मात्रा लगभग 80% होती है, उसमें 80% होती है, और 15% में ही मात्र प्रोटीन होता है, बसा 3%, और जो भी न्यूट्रिएंट्स आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, उसके बाद वसा आ जाएगा, ये सभी को जो कि बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? जीवाणु पर लागू नहीं होता, कवक पर, या शैवाल पर, या विषाणु पर? इसका राइट आंसर आ जाएगा कोशिका सिद्धांत किस पे? वायरस पे लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत किस पे नहीं लागू होता? वायरस पे नहीं लागू होता है, क्योंकि वायरस एक ऐसा पदार्थ है। चलिए इसका हम कथित व्याख्या जो है, व्याख्या के तौर पर हम आपको करवा रहे हैं, क्या दिया है देखिए। पहले वायरस की खोज किसने किया था? एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाएगा, वायरस यानी विषाणु आ जाएगा, विषाणु की खोज किसने की? स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का, हाँ, लेकिन स्लाइडेन और स्वान ये बताने में असफल रहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ये सब चलिए इसी प्रकार इसका आगे देख सकते हैं, और इसमें कोई कुछ खास नहीं। स्लाइडेन और सुसियान ने जो सिद्धांत दिए हैं वो चीज़ आप नीचे यहाँ से देख सकते हैं कि सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। ठीक है, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होते हैं। ठीक है, और कोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड और प्रसंग पर और कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, मतलब इस पर कोशिका सिद्धांत नहीं लागू होता। चलिए अब आज का टॉपिक को यहीं तक समाप्त करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 तक, और क्वेश्चन नंबर 43 को होमवर्क के रूप में रहने देते हैं। HW के रूप में आप लोग इसको देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है थोड़ा सा डीपली है, अगर आप लोग पढ़े रहिएगा तो आप लोग आराम से याद कीजिए। इसको ये आंसर दिए हैं, ये आप लोग को हम होमवर्क में दिए हैं, इसका मतलब ये है यही सिर्फ नहीं पढ़ के रह जाना। इसमें जैसे लाइसोसोम है, इसकी खोज किसने किया वो अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं, डी डुबे ने किया, इसको भी आपको रिवीजन करना है। DNA की खोज किसने किया? DNA की खोज, DNA डबल हेलिक्स की खोज, इसका भी आता है, इसको भी आप लोग याद करना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये भी बताए हैं, इसको भी आप लोग याद करना है, रिवीजन कर लेना। और इसका जो मिलान होगा ये आप लोग को करना है, कोशिश करना को अगले क्लास में, जो कि इसको हम तो बताएंगे ही और यहाँ से आगे सॉल्यूशन करवाएंगे ही। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, और जो लोग एक बार विजिट कर लेते हैं इस चैनल पर वो लोग नहीं जा सकते हैं छोड़ के। क्यों? भले 2 दिन 4 दिन विलम्ब हो जाए, कहीं नहीं चल पाए क्लास, लेकिन जो भी चलता है इस पर आप लोग रिवीजन करिएगा, ताकि आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, जैसे SSC, रेलवे, बिहार SSC आदि, ये सभी के लिए। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।